जब भी किसी कहानी में ये हीरो आता है तो मैं तो श्योर होती हूँ कि कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। कहानी का ट्रेलर देख कर के तो आप लोग समझ गए होंगे। इस मस्त कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जियांग को देखते हैं, जो कि क्लब में ड्रिंक कर रही थी। उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारा फियांसे तो अपने शादी वाली रात किसी और लड़की को लेके गया रोमांस करने के लिए। तुम क्या करोगे उसका इंतज़ार? जियांग फ़ोटो देखते ही कॉल कट कर देती है और कहती है कि वो ज़माना गया, अब मैं अपने पसंद के लड़के को ढूँढूँगी। वो क्लब में गई हुई थी, तो वहाँ पर मस्त-मस्त लड़कों को ढूँढ रही थी। तभी वहाँ पर उसकी नज़रें काफ़ी हॉट बंदे पे पड़ती है और वो उसे काफ़ी हैंडसम लगता है। उसका नाम चेंजी था। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने के लिए जा रही है। चेंजी वहाँ से लौट रहा था। जियांग उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे काफ़ी हैंडसम लगे। क्या तुम आज रात के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? चेंज ये बात सुन करके चुप रहता है। जियांग को लगता है कि शायद उसे वो पसंद नहीं है, तो वो इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी चेंजी उसे रोक लेता है और जियांग को कहता है कि हाँ, मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता। फिर वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाता है। दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं। चेंजी जियांग से पूछता है कि क्या वो उसका फर्स्ट टाइम है। जियांग कहती है हाँ। चेंजी बोलता है तुम श्योर हो? तुम अपना फर्स्ट टाइम मुझे देना चाहती हो? जियांग कहती है हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। जियांग को ये बात नहीं पता था कि चेंजी कौन है और वो किस बंदे से पंगा ले रही है। आफ्टर दैट वो रेडी वेडी होके वहाँ से जाने लगती है। चिंजू से पूछता है कि तुम बस यूं ही चली जाओगी? जियांग कहती है हाँ, ये हमारा सिर्फ वन नाइट स्टैंड था एंड आई होप कि हम एडल्ट्स हैं तो तुम समझोगे। हम दोबारा कभी नहीं मिलने वाले हैं। चिंजू उसे रोकते हुए अपनी आइडेंटिटी बताने का कोशिश करता है कि वो कौन है, लेकिन जियांग सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। चेंजी सोचता है कि हम वैसे भी जल्दी मिलने वाले हैं। वो जियांग को पहले से जानता था, लेकिन जियांग को वो बता नहीं पाता है। वो कंफ्यूज था कि चेंजी के लाइफ में मतलब जियांग के लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि उसने ऐसा डिसीजन लिया। जियांग के जाते ही चेंजी का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलने के लिए बुला रहे, क्या तुम ओल्ड हाउस जाना चाहोगे? चेंजी कहते हैं कि हाँ, अब तो ओल्ड हाउस जाना ही पड़ेगा ना, तभी तो जियांग से दोबारा मुलाकात होगी। इससे हमें इतना तो पता चल जाता है कि वो जियांग से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही वाला कनेक्टेड है। बस जियांग उसे पहचान नहीं पाई है और इसे पता नहीं था कि उसने क्या कांड किया है। चेंजी प्लान बना रहा होता है जियांग से दोबारा मिलने का। दूसरी साइड जियांग अपने और अपने फियांसे फू के कमरे पर जाती है, जहाँ पर कि वो किसी और लड़की का इनरवियर यहाँ पर देखती है। वो अपनी फ्रेंड से बात करते हुए जा रही थी। इस बार देखती है कि इस बार दूसरी लड़की है। पिछले 4 सालों से वो अपने फियांसे से एंगेज्ड है। उसकी नई गर्ल यहाँ पर आती है और वो शो ऑफ कर रही थी कि वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। जियांग उसे एंटी प्रेगनेंसी पिल पकड़ाते हुए कहती है, बहन इसे खा लेना। तुम्हारी जैसी पिछली बार भी एक लड़की ने कहा था मुझे, उसके बाद वो इस शहर से ही गायब हो गई। तो तुम समझ सकती हो कि वो किस टाइप का है। वो ज़्यादा लड़कियों के साथ वक्त नहीं बिताता है। बेहतर होगा कि तुम अपना लेवल समझ करके रखो। ऐसा बोल करके वो ऊपर कमरे में जाने लगती है। तभी वहाँ पर फू आता है और वो यहाँ पर जियांग को जेलस फील कराने के लिए उस लड़की के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा रहा था। लेकिन जियांग को उसकी इन हरकतों से घंटों फ़र्क नहीं पड़ता। 4 साल से एंगेज होने के बाद भी दोनों कभी एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए थे और ना ही जियांग ने कभी फू से प्यार किया था। वो कहती है कि हमारे पेरेंट्स हमसे मिलना चाह रहे हैं तो हमें घर जाना है। बेहतर होगा कि इन रायता को समेटो और हमें साथ में भी घर जाना होगा। एक्टिंग करने का वक्त आ गया है। फू ओके बोलता है और जियांग अपने कमरे में जाने लगती है। वो लड़की फू को रोकती है कि हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना। फू से कहता है कि तुम्हारी जैसी हर रोज लड़कियां मैं बदलता हूँ जो कि कहती हैं कि मुझसे प्यार करती हैं। तुम्हें दिख रहा है कि वो मेरी फियांसे है। जब मैं उससे प्यार नहीं कर सकता तो किसी और से क्या ही करूँगा। चलो तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे पैसे मिल जाएंगे, खिसक लो यहाँ से। दूसरे सीन में हम लोग चेंजी के फादर को देखते हैं। उसकी आंट यहाँ पर उन्हें टी सर्व कर रही थी। वहाँ पर उनका बेटा आया हुआ था उनसे मिलने के लिए और कोई और नहीं चेंजी था। जियांग फू के साथ वहाँ पर जाती है तो चेंजी को पीछे से देखकर उसे लग रहा था कि कहीं वो कल रात वाला ही बंदा तो नहीं है। वो कंफ्यूज थी। फिर सोचती नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब वो पास जाती है तो फू के फादर उसे बोलते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है देखो ना, फू का अंकल आए हुए इतने सालों बाद।
जियांग उन्हें टी ऑफ़र करने के लिए जाती है तो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि फू का अंकल कोई और नहीं, चेंजी ही है। फू के अंकल को वो पहले से जानती थी, लेकिन चेंजी किसी इमरजेंसी वर्क के कारण पिछले कई सालों से ये शहर छोड़ कर के जा चुका था और अब वो लौटा था। वह यही बात तो उसे कल बताना चाहता था, जो कि जियांग ने सुना नहीं। चेंजी से सभी डरते थे। जियांग को डर था कि कहीं वो कल रात वाले मैटर में उसका पोल ना खोल दे। लेकिन चेंजी सिर्फ उसे छेड़ रहा होता है और फिर इस बात का पोल नहीं खोलता है। सब पूछते हैं कि क्या वो जियांग से पहले मिल चुका है, तो चेंजी उसे कहते हैं कि हाँ, कल रात वो उससे मिला था। वो फू के बारे में बातें कर रही थी। फू को डाउट होने लगता है, चेंजी और जियांग के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। खैर, जैसे तैसे करके यहाँ पर जियांग सिचुएशन को हैंडल आउट करती है। अब यहाँ पर जो ग्रैंडफ़ादर थे, वो जियांग को कह रहे होते हैं, अंकल तुम्हारा इतने सालों बाद आया है, जाओ उसे टी ऑफ़र करो। तो यहाँ पर वो नहीं चाहते हुए उसे टी ऑफ़र करती है और वो टी कप के साथ उसका हाथ भी पकड़ लेता है। हालाँकि फैमिली मेंबर ये देख नहीं पाते हैं। जब साथ में लंच करने का वक़्त आता है, तो वो जियांग को अपने बगल में बैठने के लिए बोलता है। वो जानबूझ कर के जियांग के साथ सबके सामने ऐसे फ्लर्ट कर रहा था। फू और जियांग एक नॉर्मल कपल है, ये दिखाने के लिए फू जियांग को अपने हाथों से उसका फेवरेट स्वीट खिला रहा था, तो चेंजी उसका पैर पकड़ लेता। अब जियांग अचानक से इस रिएक्शन से घबरा जाती है। सब पूछने लगते हैं क्या हुआ। जियांग कहती है कोई नहीं, कीड़ा था जिसने कि मुझे कट किया। वो नीचे झुक रहा था देखने के लिए, तभी चेंजी उसे कहता है कि पीछे लेक से कुछ लोटस के फ्लावर लेकर के आओ, मुझे पूजा करना है। अफ़ो को तुरंत ही जाना पड़ता है। जियांग को डर था कि अगर चेंजी ऐसा करता रहा तो फिर घर में सबको पता चल जाएगा कि उसके और चेंजी के बीच में क्या चल रहा है, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। इतनी मुश्किल से उसने 4 सालों में ये प्लान बनाया, उसका प्लान ख़राब हो जाता अगर चेंजी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता भी चलता तो। ये बात फू की मॉम को भी नहीं पता चल पाता, बट उसे डाउट था कि कुछ न कुछ तो चेंजी और जियांग के बीच में ज़रूर ही चल रहा है। वो जियांग के साथ थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रही है। यहाँ पर जो फू की मॉम कहती है अब तुम आ ही गए हो तो हमें जियांग और फू की शादी को फाइनलाइज कर देना चाहिए। इस बात पर चेंजी उसे कहता है शादी बच्चों का खेल नहीं है, वो तो जियांग पर डिपेंड करता है कि वो फू से शादी करना चाहती है या नहीं। जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस बात पर चेंजी वहाँ पर उसका सपोर्ट करता है। उसके फादर काफ़ी ज़्यादा ही सुन कर के खुश थे और कह रहे थे हैं कि चलो काफ़ी खुशी की बात है। जियांग उठ कर के वॉशरूम चली जाती है तो चेंज उसके पीछे-पीछे उससे बात करने के लिए जाता है। जियांग को पता था कि चेंज ही चांद से जगह आएगा ही। जियांग चेंज से कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो उस रात के बाद उसे लेकर के कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव पॉसेसिव हो गया है? तो चेंजी कहता है कि हाँ, अब तुमने अपना फर्स्ट टाइम मुझे दिया है तो मैं भला तुम्हें कहाँ ही जाने देने वाला हूँ। जियांग सोचती है कि ये लड़का उसे परेशान करके रहेगा। वो उसे किस कर रहा था, तभी वहाँ पर फू वॉशरूम के बाहर आ जाता है और वो गेट नॉक करने लगता है। जियांग को वो रिसीव करने के लिए आया हुआ था। अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। चेन जियांग को जाने ही नहीं दे रहा था, तो वो यहाँ पर गेट खोल करके अंदर आने की कोशिश करता है। जियांग जल्दी-जल्दी गेट लॉक करती है। चेंजी पर वो गुस्सा कर रही होती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि पिछली बार के एक्सीडेंट की वजह से जब वो मरते-मरते बची थी और उसे होश आया था, तो उसे पता चला था कि उसका फेवरेट अंकल चेंजी उसके साथ नहीं है और वो जा चुका है। उसी टाइम से वो चेंजी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पहले वो दोनों काफ़ी क्लोज़ हुआ करते थे, लेकिन चेंजी क्यों गया था, ये बातें जियांग को पता नहीं था। इसी वजह से वो चेंजी से अलग रहना चाह रही थी। उसे डाँटते हुए वॉशरूम के दूसरे कॉर्नर में लेकर के जाती है और चुपचाप वहीं पर खड़े रहने के लिए कहती है और कहती है, "अगर तुमने थोड़ा भी आवाज़ किया, तो मैं ग्रैंडफ़ादर को जाकर के बता दूँगी और तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है।" चेंजी बेचारा चुपचाप यहाँ पर खड़ा था, वो कुछ नहीं बोलता है। तभी वहाँ पर फू गेट ओपन करने के लिए कह रहा था। जियांग जल्दी-जल्दी जाकर के गेट ओपन करती है। फू से पूछता है कि वो क्या कर रही थी? तो जियांग कहती है कि ऑब्वियस सी बात है कि मैं वॉशरूम यूज़ कर रही थी। वो वॉशरूम का गेट लॉक कर देती है ताकि फू अंदर जा ना पाए और वो ऐसे कॉन्फिडेंटली उसे दिखा के जाती है कि अंदर कोई नहीं है। फू भी अंदर वॉशरूम में नहीं जाता और वो जियांग के पीछे-पीछे चले जाता है। आफ्टर दैट जियांग अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके फादर, उसके स्टेप मदर, उसकी स्टेप सिस्टर जीजी यहाँ पर
थी। अब जो उसके फ़ादर थे ना, वो चाह रहे होते हैं कि एक्चुअल में जल्द से जल्द फू और जियांग की शादी हो जाए, तभी तो उन्हें बिथोरल गिफ्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पर वो झूठ बोल देती है कि एक्चुअल में फू की मॉम ने बिथोरल गिफ्ट 60 मिलियन का रेडी तो किया है, लेकिन बदले में उनका ये कहना है कि जो मेरी मॉम ने मेक्सिकन थिएटर मेरे नाम करके गया था, वो उन्हें चाहिए, और जब तक वो उन्हें मिलेगा नहीं, तब तक वो आपको बिथोरल गिफ्ट्स नहीं देने वाले हैं। कुछ सोचने के बाद उसके फादर वो मेक्सिकन थिएटर देने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि फ़िलहाल के सिचुएशन में उस थिएटर का ओवरऑल प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं आने वाला अगर वो सेल करेंगे तो। दैट्स व्हाई वो कहते हैं ठीक है, तुम उन्हें कहो कि वो पेपर्स रेडी कर रहे हैं और कुछ दिनों में वो 60 मिलियन बिथोरल गिफ्ट्स उन्हें दे दें। ये सुनकर उसकी स्टेप मदर और सिस्टर दोनों कहने लगती है कि मॉम, वो मेरा बिथोरल गिफ्ट था, डैड उसे क्यों दे रहे हैं? कितने बेशर्म लोग हैं। जियांग की मॉम की वो मेहनत का खड़ा किया हुआ थिएटर था जो कि जियांग को मिलना था, और जेजी अपने नाम कराने के इरादे में थी। अब यहाँ पर उसके फादर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जियांग घर की बड़ी बेटी है, ये तो उसे ही मिलना चाहिए। वो जानबूझ कर के ऐसा कह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था 60 मिलियन उनके हाथ से निकल जाएगा। वहाँ से निकल कर के जियांग अपने मॉम का वो मेक्सिकन थिएटर का वो मास्क देखने के लिए जाती है। ये मास्क उसकी मॉम का था जो कि इन लोगों ने ख़राब कर चुका है, और जियांग को वो मास्क चाहिए था। वो फ्लैशबैक में अपनी मॉम के परफॉर्मेंस को याद करती है जो कि इस मेक्सिकन परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा ही फेमस थी और लोग उसे बहुत ही पसंद किया करते थे। वो अपनी मॉम की अंतिम निशानी अपने साथ रखना चाहती थी, इसी वजह से वो ये गेम खेल रही थी। वो उससे एंगेज होने की एक्टिंग कर रही थी। पिछले 4 सालों में उसकी 99 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, फिर भी वो सब कुछ मैनेज कर रही थी। तभी वहाँ पर जियांग को कॉल आता है कि उसे एक इंसान मिल गया है जो कि फेक मास्क बनाता है। जियांग उसे कल मीटिंग का अरेंजमेंट करवाती है। जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बॉस को मनाना होगा, वो हर किसी के लिए मास्क नहीं बनाते हैं। बाकी उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे लिए वो मास्क बनाएँगे या नहीं। वो फ़ॉरेन से रिटर्न हुए, उसे होम कुक फूड काफ़ी पसंद है, और अगर जियांग उसे इम्प्रेस करना चाहती है तो घर का बना खाना वो उसे ऑफ़र कर सकती है। जियांग को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बिफ़ोर दैट वो बॉस से मिलने के लिए जाती है। लेकिन शौक तो उसे तब लगता है जब वो अंदर जाकर के देखती है कि वो मास्क बनाने वाला बॉस कोई और नहीं, चेंजी ही है। चेंजी ने जानबूझ करके जियांग से अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। जियांग से वो कहता है कि फाइनली हम अब तीसरी बार मिल रहे हैं। उसका सेक्रेटरी कहता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से डील के बारे में बात कर लो। ये कह के वो वहाँ से बाहर चले जाता है, जहाँ पर कि चेंजी जियांग से कहता है कि तुम मुझे वो मास्क दिखाओ जो तुम मास्क बनवाना चाहती हो। चेंजी अपनी मॉम के अंतिम निशान उस इंसान को दिखाती है। जियांग यहाँ पर चेंजी को वो मास्क दिखाती है, वो कहता है हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूँ? बदले में तुम मुझे क्या ऑफ़र कर सकती हो? जियांग कहती है बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूँ। चेंजी उसे कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। जियांग पूछती है तो फिर क्या चाहिए? इस बात पर वो उसे कहता है मुझे वापस से तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना है, मुझे तुम्हें अपनी हिडन गर्लफ्रेंड बनाना है। जियांग की मजबूरी थी क्योंकि यहाँ पर उसे अपनी मॉम का वो मास्क बनाना था। इसी वजह से वो चेंजी की इस बात पर रेडी हो जाती है। चेंजी उसे कहता है ठीक है, तुम्हें कुछ दिनों में तुम्हारा वो मास्क मिल जाएगा, बट बिफोर दैट क्यों ना हम थोड़ा-सा इंटरेस्ट जमा कर लें, और ऐसा बोल कर के वो जियांग को किस करने लगता है। जियांग को लग रहा था कि कहीं वो चेंजी के ट्रैप में फँसते तो नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर चेंजी बहुत ज़्यादा ही एक डोमिनरिंग सीईओ टाइप बिहेव कर रहा है, और वो ये बात अच्छे से जानती थी। चेंजी जियांग को किस किए बिना जाने नहीं देने वाला था। वो आगे बढ़ के उसे किस करती है तो चेंजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो उसे वापस से अपने करीब खींचता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसे किस करने लगता है। इस बात पर जियांग उसे रोकते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ। चेंजी कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ देने के लिए तैयार हूँ जिस वजह से तुम फू से शादी कर रही हो। तुम्हें पता है कि वो किस टाइप का प्ले बॉय इंसान है। मुझे मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी जानबूझ करके कर रही हो, ज़रूरी तुम्हारा कोई मोटिव है, तो तुम मुझे वो बात क्यों नहीं बताती? मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जियांग उसे कहती है कि नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं फू से शादी अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पसंद कि आप मेरे पर्सनल मैटर में इस तरीके से इंटरफेयर कर ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगती है। तो जियांग को अपने सेक्रेटरी का कॉल आता है कि उसे एक नया परफॉर्मेंस मिला है करने के लिए। तो जियांग उस परफॉर्मेंस के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर जल्दी-जल्दी वहाँ से चली जाती है।
रास्ते में उसे कॉल आता है कि एक्चुअल में यहाँ पर फ़ू जो है वो काफ़ी ड्रंक है, जाकर के उसे रिसीव कर लेने के लिए वो क्लब में जाती है, तो फ़ू अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा था। फ़ू को कह दिया कि चलो, घर वालों का फ़ोन था, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कहता है। जियांग जब यहाँ पर रेसिस्ट कर रही होती है, वो मना करती है कि वो ड्रिंक नहीं करती, तो वो उसका इंसल्ट करने लगता है कि तुम मेरी फियांसे हो, तुम मेरी बातों को कैसे टाल सकती हो? तुम्हें तो ड्रिंक करना ही पड़ेगा। जियांग उसे साफ तौर से मना कर देती है, तो वो किस करने के लिए उसे आगे बढ़ता है। पिछले 4 सालों में वो दोनों ने एक-दूसरे को किस भी नहीं किया, और तभी वहाँ पर चेंजी जियांग का हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो गुस्से में यहाँ पर फ़ू को एक पंच लगाता है। फ़ू गुस्से में उसे फाइट बैक करने वाला था, लेकिन जब वो यहाँ पर चेंजी को देखता है कि उसका अंकल यहाँ पर जियांग को सेव करने के लिए आया हुआ है, तो फिर भला उससे कौन ही पंगा ले सकता था। उसके अंकल भी को देख कर के उसके फ्रेंड लोग भी यहाँ पर काफ़ी गुस्सा जाते हैं। चेन यहाँ पर फ़ोन नशे में था, और वो चेंजी से बदतमीज़ी करने का कोशिश करता है, तो वो उसे थोपियाते हुए जियांग को वहाँ से लेकर के जाता है। बार बार जियांग को समझाता है कि तुम्हें साफ दिख रहा है कि वो किस टाइप का इंसान है, उसने तो आज तुम्हारे साथ बदतमीज़ी भी की, क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? जियांग कहती है हाँ, वो चाहे जो भी करे, मुझे जैसे रखे, मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो चेंजी जियांग को घर लेकर के जाता है। वो देखा था कि उसके पैर पर चोट लगा हुआ है। वो उसे लड़ाई करने के चक्कर में तो वहाँ पर फर्स्ट एड लगाना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से जियांग को लगता है कि वो उसके पीछे ही पड़ा हुआ है, और यहाँ पर उन दोनों को रोमांस करते हुए कोई देख सकता है, तो वो घबरा रही थी। वो उसे कहता है सॉरी चेंज उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऐड कर रहा था। तब जियांग का ध्यान जाता है, अरे उसके पैर में भी तो चोट लगा है। तो वो यहाँ पर उसे फर्स्ट ऐड करवाने के लिए रेडी थी, और चेंज उसे ऐसे दबा लगा रहा था। वो उसे बार बार समझाने का कोशिश कर रहा था कि वो उसके लायक नहीं है, वो किस टाइप का इंसान है। जियांग को साफ दिख रहा है। चेंज उसे कहती है कि तुम पिछली बार की तरह मुझे फिर से छोड़ करके चले जाओगे, मुझे ये छोटा सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेंज ये आगे बढ़ता है और जियांग को कहता है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। भरोसा करके देखो, पिछली बार जाना मेरी मजबूरी थी। लेकिन जियांग चेंजी की बातों पर ट्रस्ट नहीं करने वाली थी। वो आगे बढ़ के जियांग को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर वो और चेंजी के डैड लोग आने लगते हैं। चेंजी जल्दी से सोफ़े के पीछे छुप जाता है। उन्हें नहीं पता चल पाता है कि चेंजी यहाँ पर था। उसकी मॉम फ़ू को लेके आई थी जियांग से सॉरी बोलने के लिए। कल रात उसने उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव किया। सोफे के पीछे से चेंजी यहाँ पर जियांग के गाँव पर ऐसे पट्टी बांध रहा होता है। फ़ू भी झूठ-मूठ का माफ़ी माँग रहा था जियांग से कि उसे नशे में ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। जियांग कहती कोई बात नहीं, और उसने उसे माफ़ कर दिया। अब यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि चेंजी का ब्रेसलेट यहाँ पर क्या कर रहा है? जियांग झूठ बोल देती है कि वो यहाँ आया था मुझे लेकर के, फिर उसे कुछ अर्जेंट काम था तो वो वहाँ से चला गया। अब वो लोग यहाँ पर चेंजी को कॉल करने लगते हैं, तो यहाँ पर जियांग को घबराहट हो रही थी कि कहीं वो लोग चेंजी को ऐसे सोफ़े के पीछे ना देख ले, क्योंकि चेंजी का फ़ोन उन्हें मिल सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फ़ू चेंजी को कॉल करता है, तो सिर्फ़ चेंजी का फ़ोन यहाँ पर मिलता है और चेंजी नहीं। वो पीछे के दरवाज़े से जा चुका था। तब जाकर के जियांग यहाँ पर थोड़ा-सा रिलैक्स करती है कि उन्हें यहाँ पर पता नहीं चला। अब जो चेंजी के फ़ादर थे, वो फ़ू को डाँटते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है, और अगर तुमने दोबारा जियांग के साथ बदतमीज़ी की, तो फिर मैं तुम दोनों का साथ ही यहाँ पर तुड़वा दूँगा। वो झूठ-मूठ का यहाँ पर सॉरी-सॉरी बोलने लगता है और बोलता है कि एक्चुअल में कल रात वो काफ़ी नशे में था। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो बाहर वो लोग चेंजी से मिलते हैं। यहाँ पर जियांग उसे उसका ब्रेसलेट और उसका फ़ोन देते हुए कहती है कि वो उसके कमरे में गलती से भूल आया था। चेंजी वो फ़ोन लेते हुए जियांग से जानबूझकर फ्लर्ट कर रहा था। चेंजी के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें भी जियांग जैसी अच्छी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। चेंज उसे कहता है कि वो प्यार मोहब्बत में इंटरेस्टेड नहीं है, और वैसे भी उसे जिस दिन कोई लड़की पसंद आ गई ना, तो वो किसी हालत में उसे अपना तो बनना ही लेगा। इशारा तो उसका जियांग की तरफ ही था। यहाँ पर फू और उसकी मॉम यहाँ पर आती है और कहती है कि जाने दो, फू को तुम माफ़ कर दो, वो कल बहुत ही नशे की हालत में, तो वो दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा बदतमीज़ी नहीं करेगा। चेंजी भी यहाँ पर माफ़ करने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन वो फू को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। कल रात उसने जियांग को हर्ट किया था। वो लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो जियांग को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है कि आज उसे वही शो अटेंड करना है। जियांग बहाना बना करके वहाँ से चली जाती है कि उसे कुछ अर्जेंट काम है। फिर जल्दी-जल्दी अपने शो वाले
प्लेस पर पहुँचती है और मेकअप वगैरह करती है। मेकअप करके जब वो यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देने के लिए जाती है, तो वहाँ पर चेंजी के फादर भी आए हुए थे, क्योंकि उन्हें भी इस टाइप के परफॉर्मेंस देखना काफ़ी पसंद था। इतना ज़्यादा मेकअप होने की वजह से वो लोग यहाँ पर जियांग को नहीं पहचान पाते हैं। आफ्टर परफॉर्मेंस जियांग सोच रही थी कि कब उसे उसकी मॉम का ये थिएटर पूरी तरीके से मिलेगा और कब चेंजी उसकी मॉम का वो मास्क उसे बना कर के देगा। परफॉर्मेंस देने के बाद जब वो घर जाती है तो देखती है कि घर की मेड ने सारी उसकी पसंद की चीज़ें बनाई हैं। मेड बताती है कि चेंजी ने उसे ये बनाने के लिए बोला था। जियांग का फेवरेट स्वीट वगैरह भी वो लेकर के आता है। जियांग उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो इस बात पर चेंजी उसे कहता है कि वो यहाँ पर जियांग को उसकी मॉम का जो मास्क उसने बनाने के लिए दिया था उसका सैंपल दिखाने के लिए आया हुआ था। वो यहाँ पर आता है, वो जियांग का पैर चेक कर रहा था कि उसका पैर ठीक तो है ना। वो नोटिस करता है कि हाँ, अब उसका पैर पहले से काफ़ी ज़्यादा हील हो चुका है। चेंजी के ऐसे बिहेवियर से जियांग को लग रहा था कि वो थोड़ा परवर्ट जैसा क्यों ही बिहेव कर रहा है। बट चेंजी तो वहाँ पर एक्चुअल में उसको केयर कर रहा था और वो ओवर पॉसेसिव था जियांग को लेकर के। उसके बाद वो जियांग को वो सैंपल दिखाता है जिस तरीके से वो मास्क बना रहा था। ये देख कर के जियांग बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही सेम था जैसे कि उसकी मॉम का वो मेक्सिकन मास्क हुआ करता था। वो चेंजी को कहती है कि ये कब तक बन करके रेडी हो जाएगा? तो चेंज उसे कहता है वो काम में लगा हुआ है और वो जल्दी ही इस मास्क को कंप्लीट कर लेगा। फिर वो कहता है कि अब मैंने तुम्हें खुश किया, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें नहीं लगता कि इस काम के बदले तुम्हें मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए? अब जियांग उसे घूर करके देखती है। उससे ऐसा लगता है कि चेंजी ऐसा किसका डिमांड कर रहा है, तो वो उसे परेशान करने के लिए पहले तो श्रिम्प खाती है और फिर चेंजी को किस कर लेती है। वो जानबूझ कर के ऐसा कर रही थी ताकि यहाँ पर चेंजी को इस तरीके से फिश फूड का स्मेल आए। चेंजी से कहता है वैसे मैंने ये डिमांड नहीं किया था, कल मुझे एक पार्टी में जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टनर बन कर के चलो। अब जियांग यहाँ पर काफ़ी एम्बैरेस हो जाती है और चेंजी स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। जियांग यहाँ पर सोच रही थी कि अगली बार वो चेंजी से पूछेगी कि उसे इंटरेस्ट में क्या चाहिए। आफ्टर दैट ही वो कुछ करने वाली है। अब पार्टी में जाना है तो जियांग को ड्रेस तो चाहिए होगा, तो वो सोचती है कि वो अपने ही शॉप से जा कर के ड्रेस खरीद लेगी। यही सोचते हुए वो कल सुबह अपने शॉप पर पहुँचती है तो वहाँ पर चेंजी को देखती है। वो शॉक थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। चेंजी उसे कहता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस एक गर्ल के लिए बाय करने के लिए आया हुआ है। ये सब जियांग का था। जियांग को डर था कि उसका सेक्रेटरी आएगा तो कहीं इस बात का पोल ना खोल दे। जब उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है तो जियांग उसे इशारे में कहती है नहीं बोलने के लिए कि एक्चुअल में ये शॉप उसी का है। फिर यहाँ पर चेंजी से वो कहती है कि तुम्हें किस टाइप का ड्रेस चाहिए, तो जियांग को वो समझाता है। वो लड़की बिल्कुल उसी की तरह हाइट में है, उसी की तरह कम्प्लेक्शन है उसका, तो उस पर क्या अच्छा लगेगा, किस फैब्रिक में वो चाइनीज़ ड्रेस बनवाए। चेंजी को वो सजेस्ट करे थे। जियांग यहाँ पर चेंजी के पैसों का फ़ायदा उठाने के लिए उसे वहाँ का सबसे महंगा और सबसे अच्छा फैब्रिक सजेस्ट कर दी है। लेकिन जियांग को कहीं न कहीं इस बात को लेकर के जेलसी हो रहा था कि चेंजी की कोई गर्लफ्रेंड है, जिसके लिए कि वो ये चाइनीज़ ड्रेस गिफ्ट करने के लिए जा रहा है और वो उसके साथ भी ऐसे फ्लर्ट कर रहा है, ये तो गलत बात है। जियांग भी यहाँ पर अपने लिए ड्रेस ट्राई करने के लिए आई थी। चेंजी के पूछने पर वो उससे कहती है कि अब चेंजी ने उसे पार्टी में इनवाइट किया है तो वो उसी के लिए वो ड्रेस लेने के लिए आई हुई थी। जियांग उसे कहता है चलो ठीक है, इसी बहाने मैं भी देख लूँगा कि वो ड्रेस तुम पर सूट कर रहा है या नहीं। जाओ वो ड्रेस ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ। जियांग सोचती है उसने ऐसे क्यों बोला यार, ये यहाँ से नहीं जाने वाला। और फिर चेंजी यहाँ पर वेट कर रहा था और जियांग को ड्रेस ट्राई करने के लिए जाना पड़ता है। जब वो ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है तो उसे ड्रेस की ज़िपें नहीं लग रही थी। चेंजी उसका हेल्प करने के लिए आता है। जियांग को डर था कि कहीं बाहर किसी को पता ना चल जाए कि उनके बीच में क्या अफेयर चल रहा है, तो वो चेंजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन वो कहाँ ही मानने वाला था। जियांग को वो कहता है कि क्या वो उस पे इस बार भरोसा नहीं कर सकती? जियांग कहती है नहीं, तुम मुझे एक बार छोड़ कर के जा चुके हो और मुझे दोबारा तुम पर ट्रस्ट नहीं है। चेंजी चाहे जियांग के लिए जो भी कर ले उसे भरोसा नहीं होगा। आफ्टर दैट वो पार्टी में चले जाता है जहाँ पर कि जियांग वो ड्रेस पहन कर के आती है तो वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। उन दोनों को साथ में देख कर के वहाँ पर जो लोग भी गेस्ट आए हुए थे, वो लोग उन दोनों की कपल की काफ़ी बड़ाई कर रहे थे।
इस बात पर जियांग कहती है, अरे नहीं नहीं, हम दोनों कपल नहीं है, ये तो मेरा अंकल है। और इस तरीके से मैं यहाँ पर उसके साथ पार्टी में फीमेल कंपेनियन बन करके आई हुई हूँ। और जो लड़के यहाँ पर आए हुए थे उन्हें जेलसी होने लगती है जियांग को चेंजी के साथ देख करके। उनमें से एक लड़की लिली थी, जो कि एक्चुअल में चेंजी से शादी वादी करना चाहती थी और वो उसके बिजनेस पार्टनर की डॉटर भी थी। तो वो यहाँ पर थोड़ा-सा जियांग के साथ बदतमीज़ी से बिहेव करने का कोशिश करती है, लेकिन जियांग सिचुएशन को हैंडल आउट करती है। आई नो कि तुम चेंजी को पसंद करती हो, और देखो ऐसा है ना कि चेंजी को इस टाइप की चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पसंद है, मैंने ना इस शॉप से खरीदी है। चेंजी ने ही मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने तुम्हें उस शॉप का ये कार्ड दे देती हूँ, तुम भी वहाँ पर जा कर के ऐसे ड्रेसेस पहनना, और उसे ज़रूर ही बहुत पसंद आएगा। वो तो इस हिसाब से अपने शॉप का सेल भी बढ़ा रही थी, और वो कौन-सा चेंजी से प्यार करती थी। लेकिन ये बात तो चेंजी को लगता था, जियांग को जेलस तो बहुत हो रहा होता है। चेंजी को कॉल आता है तो वो साइड में चले जाता है, और भी जितनी लड़कियाँ थी ना यहाँ पर, वो जियांग से चेंजी के बारे में पूछने लगती हैं। तो जियांग को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो चेंजी के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देने लगती है, और इतना ही नहीं, वो उन्हें तो उसका नंबर-वंबर भी देने के लिए तैयार थी, ताकि चेंजी की कोई गर्लफ्रेंड भी बन जाए। ये देख कर के चेंजी को जेलस होने लगता है कि जियांग को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लड़कियाँ उससे चेंजी के बारे में नंबर-वंबर ले रही हो तो। और ऊपर से जब जियांग ने चेंजी के बारे में बताया था कि उसे क्या पसंद है, तो लिली को लगने लगता है कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है। चेंजी और जियांग के बीच में ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो फिर वो जियांग को लेकर के काफ़ी नॉर्मलाइज़ हो जाती है। आफ्टर सम टाइम जब जियांग वहाँ से वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी चेंजी वहाँ से मिलने के लिए आता है। और वो उसे खींचते हुए कमरे में लेकर के जाता है। जियांग से वो कहता है, तुम्हें सच में कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा? दूसरी लड़कियाँ तुमसे मेरे बारे में पूछ रही हैं, मेरा नंबर ले रही है। जियांग कहती है, क्यों, मुझे फ़ील होना चाहिए क्या? कल जो तुम 10 मिलियन का ड्रेस एक गर्ल के लिए बाय कर सकते हो, इट मीन्स कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। तो फिर मुझे और लड़कियों को तुम्हारा नंबर देने में क्यों ही बुरा लगना चाहिए? यहाँ पर चेंजी इतना तो समझ जाता है उसकी बातों से कि एक्चुअल में यहाँ पर जो जियांग है वो जेलस है। इसी वजह से वो ये ऐसा बिहेव कर रही है। वो चेंजी से कहती है कि वो तो बस उसके साथ रोमांस करना चाहता है ना, प्यार तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से करता है, तो ठीक है, फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चेंजी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो उसे रोकते हुए कहता है कि वो ये क्या बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अभी जियांग को नहीं बताता है कि वो इस ड्रेस को उसके लिए बाय किया था। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि यहाँ पर फाइनली जियांग को इस बात को लेकर के जेलस हो रहा है। जियांग कह रही है, तुम्हें पता है कि मैं मनी माइंडेड गर्ल हूँ और मैं पैसे के लिए फू से शादी कर रही हूँ, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इस बात पर चेंजी उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है, इस कार्ड में 20 मिलियन है, तुम इसे अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हें और चाहिए तो तुम मुझसे डिमांड कर लेना। जियांग उस कार्ड को ले लेती है और चेंजी को कहती है कि वो पिछले 6 महीने में 5% इंटरेस्ट के साथ चेंजी को वो पैसे लौटा देगी। चेंजी से कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है? ज़ियांग कहती है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना समझ लो कि मुझे तुमसे और कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाना है। ऐसा कहते हुए उस पैसे के कार्ड को ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। चिंजू को यहाँ पर उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। और उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि लिली के फादर, जो कि एक बिजनेसमैन है, वो चेंज से कुछ डील्स वगैरह के बारे में मिलना चाहते हैं। तो चेंज उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसे अर्जेंटली ऐसे बिजनेस ट्रिप पर निकलना पड़ेगा। उसके बिजनेस में कुछ पंगे भी चल रहे थे, जिन्हें संभालने के लिए वो कुछ साल पहले ये कंट्री छोड़ करके गया हुआ था। आफ्टर दैट हम लोग इधर जियांग को देखते हैं, जैसे कि वापस से यहाँ पर एक और परफॉर्मेंस का ऑर्डर आता है और वो परफॉर्मेंस देने का तैयारी कर रही थी। वो अपनी मॉम के लिए फाइनली 60 मिलियन का जुगाड़ तो कर चुकी थी। सोच रही थी कि बस कैसे न कैसे करके अपने फादर से वो उसकी मॉम का वो जो थ्रेटर है वो ले ले। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो देख लेगी, वो सँभाल लेगी। वो पेपर्स वगैरह लेकर के अपने घर जाती है, जहाँ पर कि उसके स्टेप मदर सिस्टर जीजी के साथ बैठी हुई थी। वो लोग कह रहे थे कि क्या करने के लिए आ गए हो तुम? फिर मुँह उठा के जियांग कहती ये उसका भी घर है और वो लोग उसकी मॉम के घर पे रह रहे हैं, तो वो जब चाहे आ सकती है। वो लोग यहाँ पर जियांग का इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं कि वो यहाँ आना डिज़र्व ही नहीं करती, अभी उसका घर नहीं है। इस बात पे जियांग भी पलट करके उन्हें जवाब देती है। गुस्सा होकर के उसकी स्टेप मदर उस पर हाथ उठाने के लिए आती है, तो जियांग यहाँ पर पलट करके उनसे फाइट बैक करने लगती है। वो जियांग की पिटाई लगाने के लिए आ रही थी, तभी उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं और वो उन लोगों पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उसके डैड भी जियांग से प्यार नहीं करते थे, वो तो बस पैसे के लिए थोड़ा सा खुद को रोक करके रखे हुए थे।
अब यहाँ पर इस तरीके से जब जियांग आती है तो अपने फ़ादर को कहती है कि डैड देखिए ना, मैं तो यहाँ पर 60 मिलियन लेकर के आई हुई, क्योंकि फू की मॉम ने 60 मिलियन का इंतज़ाम तो कर दिया है, लेकिन बदले में वो कह रही थी कि मुझे वो थिएटर चाहिए ही, तभी वो उन्हें पैसे मिलने वाला है। उसके फ़ादर को भरोसा नहीं होता है कि एक्चुअल में सच में वो 60 मिलियन यहाँ पर उसके अकाउंट में हो भी सकते हैं। जियांग उसे अपना अकाउंट चेक कराते हुए कहती हैं, आपको भरोसा नहीं है तो आप ये अकाउंट देख सकते हैं। देखिए, सच में यहाँ पर मेरे अकाउंट में 60 मिलियन थे। जब उसके फादर ये देखते हैं तो फिर उन्हें भरोसा हो जाता है। वो जियांग को कहते हैं कि डोंट वरी, वो कुछ दिनों में वो कंपनी उनके नाम कर देंगे। अभी कुछ प्रोसेस उसमें चल रहा है, जिस वजह से कि वो कंपनी जियांग के नाम नहीं कर सकते हैं। जियांग कहती है ठीक है, तो आप जब ये कंपनी मेरे नाम कर दोगे तो फिर मैं वो 60 मिलियन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसके फादर तो पहले ही 60 मिलियन लेना चाहते थे, लेकिन जियांग ये बहाना करके देने से मना कर देती है कि फू की मॉम ने ऐसा करने से मना किया है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इस बात से जीजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इस तरीके से जियांग से रिवेंज लेने का प्लान करती है। उसके पीछे इस तरीके से गुंडे-वुंडे को भेज देती है। जियांग अभी आगे बढ़ ही थी कि वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो खुद को उनसे सेव करने का कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर चेंज ही आ जाता है जियांग को सेव करने के लिए और वो गुंडे लोगों से ऐसे फाइट बैक कर रहा होता है। वो पहले से भी इंजर्ड था और जियांग को सेव करने के चक्कर में भी वो थोड़ा-सा इंजर्ड हो जाता है। जियांग को ये बातें पता नहीं थी, उसे बस इतना पता चला था कि चेंज उसे सेव करने चक्कर में यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। आफ्टर दैट वहाँ पर चेंजी का सेक्रेटरी कुछ गार्ड्स लोगों को लेकर के आ जाता है और वो चेंजी और जियांग को कमरे में लेके चलने के लिए बोलता है, क्योंकि चेंजी इंसर्ट है। घर जाने पे डॉक्टर्स को बुलाया जाता है जो कि चेंजी का यहाँ पर फर्स्ट एड करते हैं। बाकी दवाइयों को जियांग को ही कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। जियांग चेंजी को देखने के लिए जाती है, वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था। तो वो चेंजी से पूछती है कि वो इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गया। यहाँ पर जियांग को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि चेंजी के बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जिस वजह से कि चेंजी को यहाँ से जाना पड़ा था और वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा था। जियांग सारी बातों का भरोसा करना तो चाह रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि 4 सालों से उसने जो प्लान किया है, वो प्लान यूँ चुटकी भर में ख़राब हो जाए। और उसे उसकी मॉम का वो मैक्सिकन थिएटर चाहिए था। चेंजी चाहे उसे जितना भी प्यार जताए, वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा इसी पॉइंट पर ख़त्म कर दिया जाता है। इस ड्रामा का सेकंड पार्ट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, वरना फिर आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा और आप लोग बोलोगे कि आप लोग ड्रामा एक बार में अपलोड नहीं करते। अरे भाई, हमें जैसे ही जितने पार्ट्स मिलते हैं, हम तुरंत ही वो वीडियोज़ आपके लिए लाने का कोशिश करते हैं। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ हमारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए, तो एक छोटा-सा लाइक एंड शेयर तो डिज़र्व करती हो ना। तो चलो लग जाओ आप लोग अपने काम पर। तब तक मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट जल्दी से इंटरनेट की दुनिया से ढूँढ करके आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करके लाने का कोशिश करती हूँ।